हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लेक्चर में कंप्लीट चैप्टर को कवर करते हैं। और इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर, फिर मैंने एक बनाया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर, फिर बनाया था हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने गैसियस स्टेट के ऊपर वीडियो बना रखा है। अगर आपको इन वीडियोस को देखना है तो क्या करोगे, क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में जाओगे और इन वीडियो को वॉच करोगे, ठीक है। तो कुछ बच्चों की देखो डिमांड थी कि सर आप थर्मोडायनेमिक्स या फिर थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर एक वन शॉट वीडियो बनाइए। तो आज हम लोग इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर में आप पढ़ने क्या वाले हो। तो बच्चों देखो, मान लो इस कंटेनर में मैंने क्या किया, दो सब्सटेंस को ऐड कर दिया। तो जैसे दो सब्सटेंस को डालोगे, अब इन दोनों सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, वो इस चैप्टर में डिस्कस करोगे। यानी फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की बात होगी। क्लियर है। अब ये रिएक्शन होगी तो एनर्जी चेंज कितना होगा, यानी पूरे चैप्टर में तुम एनर्जी के ऊपर फोकस होगा कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, और रिएक्शन होगी तो एनर्जी चेंज कितना होगा। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं इनके बीच में रिएक्शन कितने टाइम में होगी, वो इस चैप्टर में डिस्कस नहीं होगा। वो कब डिस्कस होगा, इसके नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करोगे केमिकल काइनेटिक्स में, कि इन दोनों में रिएक्शन कितने टाइम में होगी, रिएक्शन का रेट क्या होगा, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, ठीक है ना। तो वो केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है, तो वो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। आ रही बात समझ आप लोगों को। यानी यहां मेन फोकस इसके ऊपर होने वाला है, एनर्जी के ऊपर होने वाला है। तो बच्चों देखो, एक बार आप लोग फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करते हो, तो फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स में देखो हम लोग मेन फोकस वर्क के ऊपर करते हैं, और यहां पर मेन फोकस इसके ऊपर है, एनर्जी के ऊपर है। यानी हम लोग वर्क के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, इस चैप्टर में, बट एनर्जी पे ज्यादा फोकस करना है हम लोगों को। बट मैं आपको वर्क के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्लियर है। तो हम लोग यहां पर पूरा चैप्टर भी पढ़ेंगे, प्लस बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुनना, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसा वैसा आप सुनते जाओ, तो आप जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मैं बता रहा हूं। क्लियर है। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, मैं स्टार्ट करता हूं, जैसे जिसको हम लोग डील करते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। और सिस्टम को छोड़ के जितना भी पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। और सिस्टम सराउंडिंग को जब मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्स हो जाएगा। आली बात समझे आप लोगों को। चलो ठीक है। अब देखो, जो सिस्टम सराउंडिंग को जो सेपरेट करती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलते हैं। क्लियर है। बाउंड्री आपकी रियल भी होती है, इमेजिनरी भी होती है। रियल बाउंड्री का एग्जांपल मैं बताऊं, ये रूम अगर मान लो हम लोगों का सिस्टम है, ठीक है, तो ये रूम की जो वॉल हो गई, ये बाउंड्री कैसी है, रियल बाउंड्री है। इमेजिनरी बाउंड्री की मैं बात करूं, मान लो एक ग्लास में हाफ ग्लास वाटर है, तो हाफ ग्लास एयर होगी। तो अगर मान लो वाटर हम लोग का सिस्टम है, तो वाटर और एयर को देखो एक बाउंड्री सेपरेट कर रही है, तो उस बाउंड्री को क्या बोलोगे, इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है। दूसरा देखो, बाउंड्री रिजिड भी होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है। जैसे मैं बात करूं, ये रूम अगर हम लोग का सिस्टम है, तो इस रूम की जो वॉल है उसको क्या बोलोगे, रिजिड बाउंड्री बोलोगे। क्लियर है। अगर मान लो एक बैलून में एयर भरी हुई है और बैलून मेरा सिस्टम है, तो बैलून की जो वॉल है वो क्या हो गई, फ्लेक्सिबल बाउंड्री हो गई। आ रही बात समझे आप लोगों को। चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, बाउंड्री एडियाबैटिक भी होती है एंड डायथर्मल भी होती है। डायथर्मल मतलब नॉन एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक बाउंड्री मतलब सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री। और नॉन एडियाबैटिक जिसमें हीट का ट्रांसफर होगा। क्या आ रही बात समझे आप लोगों को। चलो ठीक है। तो हम लोग देखो आगे डिस्कस करते हैं। अब बच्चों देखो, यहां पे लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहां पर पहले हम लोग पढ़ते हैं ओपन सिस्टम के बारे में। ओपन सिस्टम देखो क्या होता है, जिसमें देखो जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है ना, मास का भी ट्रांसफर होता है एंड एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने मान लो एक कप में चाय ले ली, तो चाय लोगे तो मतलब गर्म चाय है, तो क्या होगा, अगर तुम 1 घंटे बाद देखोगे तो चाय क्या होगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। और चाय क्या होगी, थोड़ी इवेपोरेट करेगी तो उसका अमाउंट कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में। यानी उसमें क्या होगा, तुम्हारा मास का भी ट्रांसफर होगा क्योंकि अमाउंट कम हो गया है, और चाय ठंडी होगी मतलब एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। अब अच्छा सेकंड हम लोग पढ़ते हैं इसी में
क्लोज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। क्लोज सिस्टम क्या होता है? जब सिस्टम सराउंडिंग के बीच में मास का ट्रांसफर नहीं होता है। किसका ट्रांसफर होता है? सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सिस्टम। फॉर एग्जांपल, मैंने मान लो एक कप में चाय ली और उसके ऊपर मैंने प्लेट रख दी, तो अब क्या होगा? चाय अगर 1 घंटे बाद देखोगे चाय ठंडी तो हो जाएगी, बट उसका अमाउंट कम नहीं होगा। यानी उसमें एनर्जी का तो ट्रांसफर हुआ है बट मास का ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सिस्टम। थर्ड देखो, एक होता है यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या होता है? जिसमें मास का भी ट्रांसफर नहीं होगा एंड एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने क्या किया, देखो परफेक्ट आइसोलेटेड कुछ नहीं होता है बट नियरली आइसोलेटेड मान सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि मैंने एक थर्मस लिया, ठीक है ना, तो थर्मस में मैंने क्या किया? चाय रख दी। तो कुछ ऐसे ऐसे थर्मस भी आते हैं, इसमें क्या करोगे? चाय 24 घंटे तक भी गर्म रहती है, ठीक है। यानी चाय ठंडी नहीं हुई मतलब उसमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ है और उसका अमाउंट भी कम नहीं हुआ मतलब उससे मास का ट्रांसफर भी नहीं हुआ है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हो? आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है? बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि तुम 1 साल बाद भी थर्मस में देखोगे तो चाय गर्म मिलेगी, तो चाय उसमें भी ठंडी हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं परफेक्ट आइसोलेटेड कुछ नहीं होगा। क्लियर है? तो आप जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होता है या फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर है? जैसे पाथ फंक्शन क्या होते हैं? ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं और स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? ये पाथ इंडिपेंडेंट होंगे। क्लियर है? चलो ठीक है। अब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे तो किस पे डिपेंड करते हैं? ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, जबकि ये क्या होगा? उसके साथ साथ पाथ पर भी डिपेंड करते हैं। क्या बात समझे आप लोगों को? चलो ठीक है। इस चैप्टर में जितनी भी चीजें आप पढ़ने वाले हो सारे सारे क्या है? स्टेट फंक्शन है। क्या क्या? जैसे देखो, एक तो हम लोग पढ़ते हैं गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में। क्लियर है? इसको हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहां पर इंथैल्पी के बारे में, इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे एंट्रोपी के बारे में, इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? फिर हम लोग पढ़ते हैं यहां पर इंटरनल एनर्जी के बारे में, उसको हम लोग कैपिटल यू या फिर कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। आ रही बात समझे आप लोगों को? तो ये सारे के सारे क्या होंगे? जितनी भी चीजें पढ़ोगे आप सब का सब क्या है? जैसे मान लो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब स्टेट फंक्शन है। तो पाथ फंक्शन क्या होते हैं? पाथ फंक्शन से 3 होते हैं, आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? वर्क हो गया, हीट हो गया एंड क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी भी देखो कई टाइप की होती है, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं हीट कैपेसिटी आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी आपको याद रखना है पाथ फंक्शन से 3 होते हैं, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। बाकी सारे सारे क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन होते हैं। क्या आ रही बात समझे आप लोगों को? तो जल्दी से आप नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो मास पे इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर है? तो इंटेंसिव यानी इंडिपेंडेंट। आ रही बात समझे आप लोगों को? और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो मास पे डिपेंड करती है। क्लियर है आप लोगों को? चलो ठीक है। अब देखो इसके पहचानने क्या क्या तरीके हैं। एक तो आप याद कर लो। याद कैसे करोगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे मान लो हो गया प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, और यहां पर क्या हो गया? डेंसिटी हो गया, ठीक है, कंसंट्रेशन हो गया। ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या होगा जो यहाँ पर पढ़ने वाले हो? गिव्स फ्री एनर्जी हो गया, इंथैल्पी हो गया, इंट्रोपी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया। क्लियर है? ये सब क्या होती है तुम्हारी? जैसे वॉल्यूम हो गया एंड मास हो गया, ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है? और ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप याद कर लो। दूसरा तरीका एक और है कि ये देखा गया है कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है। मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि बता बच्चों डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्लियर है? अब देखो मास कौन सी प्रॉपर्टी है? मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, और 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या आता है? इंटेंसिव आता है। मतलब डेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है? जैसे मैं कंसंट्रेशन की बात करूं, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी की बात हो रही है, तो मोलैरिटी क्या होती है? यहां ऊपर मोल्स होता है, नीचे क्या होता है? वॉल्यूम किसका होता है? सोल्यूशन का होता है लीटर में।
क्लियर है। अब मोल्स देखो क्या है तुम्हारा, मोल्स क्या होता है, मास पे डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड करता है, मतलब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्या आ रही बात समझिए आप लोगों को, चलो ठीक है। और थर्ड देखो बच्चों, एक बहुत ही आसान तरीका इसको पहचानने का, वो मैं आपको बता देता हूं, क्लियर है। जैसे कि बात करो, जैसे मान लो ये एक रूम दिया हुआ है, ठीक है, इस रूम का मान लो वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है, इसका टेम्परेचर कितना है, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है, इसका प्रेशर कितना है, मान लो 180 m है। आगे बात समझे आप लोगों को। अब बच्चे देखो, मैंने इस रूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल डिवाइड कर दिया, इक्वल डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम कितना हो गया, इसका 1 लीटर हो गया, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्या इसका टेम्परेचर चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, टेम्परेचर कितना रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर कितना होगा, इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस होगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को, चलो फिर ठीक है। इसमें बताओ बच्चों प्रेशर कितना होगा, 180 m होगा, इसका प्रेशर कितना होगा, 180 m होगा। क्या क्लियर है आप लोगों को। अगर मान लो इस रूम में मान लो मोल्स, मान लो 4 मोल्स थे इस रूम में, ठीक है ना, तो यहां पे मोल्स कितने हो जाएंगे, यहां पर मोल्स हो जाएगा 2, इक्वल डिवाइड करोगे तो यहां पर ही मोल्स कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। आ रही बात समझ में आप लोगों को, चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, जो डिवाइड करने पे चेंज हो जा रहा है यानी वो मास पे डिपेंड करता है, यानी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे देखो मोल्स, ये क्या है, यहां मोल्स कितने हैं, 4 है, यहां मोल्स कितना है, 2 है, जो 2 लिखा हुआ है। क्या आ रही बात समझ आप लोगों को, तो मोल्स चेंज हो गया कि नहीं हो गया, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम देखो, यहां वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है, यहां वॉल्यूम 1 लीटर है, चेंज हो गया, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि वो मास पे डिपेंड करता है, क्लियर है। अब देखो टेम्परेचर पहले जितना था उतना अभी भी टेम्परेचर है, यानी डिवाइड करने पे चेंज नहीं हो रहा है, और प्रेशर भी डिवाइड करने पे चेंज नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब ये मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, यानी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्लियर है। जैसे मैं वाटर की डेंसिटी लेता हूं तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है, चाहे तुम 1 लीटर वाटर ले लो, चाहे तुम 10 लीटर वाटर ले लो, तो डेंसिटी क्या हो गई आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। कंसंट्रेशन की मैं बात करता हूं, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम, जैसे मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल की बात करता हूं, अगर आप 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक पियो या उसी कोल्ड ड्रिंक को एक हाफ ग्लास में निकाल के पियो, तो दोनों कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, यानी वो मास पे डिपेंड नहीं करता, यानी कंसंट्रेशन भी क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। क्या आ रही बात समझे आप लोगों को, तो जल्दी से आप लोग नोट करिए, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया इनके बारे में, मैं एक बार आपको फिर से अच्छे से बता देता हूं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाथ फंक्शन क्या होता है, इस चैप्टर में सिर्फ 3 चीज़ें पाथ फंक्शन है, कौन कौन सी, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी, और इन तीनों को छोड़ के जितनी भी चीज़ें इस चैप्टर में यूज़ करोगे सारे के सारे क्या है, स्टेट फंक्शन है, क्लियर है, चलो ठीक है। अब बच्चों एक पॉइंट और बताऊंगा कि जो पाथ फंक्शन का अगर तुमने पाथ फिक्स कर दिया तो वो स्टेट फंक्शन बन जाएगा। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में, तो हीट कैपेसिटी 3 होती है, मोलर हीट कैपेसिटी, टोटल हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और एक हम लोग सीपी और सीवी यूज करते हैं, तो सीपी मतलब होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीपी सीवी का देखो आपने पाथ फिक्स कर दिया है, सीपी मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर पे ही लेना है, सीवी मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर लेना है, यानी सीपी और सीवी क्या होता है, वो स्टेट फंक्शन होता है, क्योंकि आपने उसका पाथ फिक्स कर दिया है। तो आप टेंशन मत लो, ये मैं आगे बताऊंगा जब मैं हीट कैपेसिटी को पढ़ाऊंगा, क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मास पे डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, गिव्स फ्री एनर्जी, क्लियर है। और अब देखो किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को तुमने फिक्स कर दिया तो वो इंटेंसिव हो जाएगा, यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती है और एक्सटेंसिव को फिक्स करोगे तो भी इंटेंसिव हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं, मैंने गिव्स फ्री एनर्जी ना लिख के मैंने क्या लिख दिया, मोलर गिव्स फ्री एनर्जी, यानी मैंने फिक्स कर दिया 1 मोल के लिए, तो ये क्या हो गई आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। जैसे मैंने मोलर इंथैल्पी बोल दिया तब वो क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, मैंने इसको फिक्स कर दिया कि 1 मोल के लिए आपको लेना है, क्लियर है। अब 1 मोल के लिए लेना मतलब वो क्या हो गया, फिक्स हो चुका है। जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी क्या होता है, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्लियर है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की होती है, इसको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की नहीं होती है, इसको आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो,
क्लियर है? तो ये नॉन एडिटिव नेचर की होती है, जबकि ये एडिटिव नेचर की होती है। तो आप जल्दी से नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में। ये देखो जैसे फर्स्ट होगी आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब क्या होगा कि अगर इनिशियल वॉल्यूम V है तो फाइनल वॉल्यूम भी कितना होगा, वो भी V होगा। यानी मैं बोल सकता हूँ चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, वो 0 होगा। क्लियर है आप लोगों को? चलो ठीक है। फिर देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी जो इनिशियल टेम्परेचर होगा वही क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर होगा। मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पर, वो 0 होगा। क्लियर है? चलो ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हीट क्या होगी, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब हीट क्या होगी, वो कांस्टेंट होने वाली है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होगी, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट मतलब जो इनिशियल प्रेशर होगा वही क्या होगा, फाइनल प्रेशर होगा। यानी चेंज इन प्रेशर कितना होगा, वो 0 होगा। क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या होगा। साइक्लिक प्रोसेस होती है जिसमें इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट वो क्या होता है, सेम होता है। उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। जैसे मान लो कि मैंने एक ऐसे ये ऐसा बना दिया, ठीक है। जैसे अब देखो इनिशियल पॉइंट कैसे मान लो, मैंने इसको इनिशियल पॉइंट मान लिया, तो देखो यहां पर जाओगे तो फाइनल पॉइंट भी यही हो जाएगा। अगर आप इसको इनिशियल पॉइंट मान लो तो ये फाइनल पॉइंट भी क्या होगा, यही हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है। और याद करो आप लोग, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। और यहाँ पे इनिशियल फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल स्टेट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगा। किसमें, साइक्लिक प्रोसेस में। यानी साइक्लिक प्रोसेस में पहले समझो साइक्लिक प्रोसेस होती क्या है, फिर समझो ऑल स्टेट फंक्शन की वैल्यू साइक्लिक प्रोसेस में कितनी होती है, 0 होती है। जैसे बात करूं आपसे कि बताओ बच्चों, डीपी या फिर डीवी चेंज इन प्रेशर या चेंज इन वॉल्यूम या फिर चेंज इन टेम्परेचर की मैं बात कर दूं, या फिर डीजी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी हो गया, या चेंज इन एंट्रोपी हो गया, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया, ये सारी वैल्यू कितनी होती है, 0। क्योंकि सारे सारे क्या है, स्टेट फंक्शन है। और स्टेट फंक्शन की वैल्यू साइक्लिक प्रोसेस में 0 होती है। बट पाथ फंक्शन 0 नहीं होगा। पाथ फंक्शन क्या होता है, जैसे कि dq हो गया, ये 0 नहीं होगा। जैसे बात करूं dw क्या होगा, ये 0 नहीं होगा। हीट कैपेसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, पाथ फंक्शन है। क्या आ रही बात समझ आप लोगों को? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। ये क्या होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, 1 बाय 1 सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ कि जैसा कि आपको याद होगा स्टेट ऑफ मैटर में हम लोगों ने आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस क्या होता है डिस्कस किया था। तो नेचर में जितनी भी गैस मिलती है सारी गैस क्या होती है, रियल गैस होती है। बट जब तक क्वेश्चन में रियल गैस ना लिखा हो तब तक सारी गैसेस को हम लोग आइडियल मान के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जबकि आइडियल तो कोई गैस होती नहीं है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से नेचर में जितनी भी प्रोसेस होती है सारी क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। बट जब तक क्वेश्चन में इरिवर्सिबल ना लिखा हो तब तक सारी प्रोसेस को क्या मानोगे, रिवर्सिबल मान के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जबकि रिवर्सिबल कोई प्रोसेस होती ही नहीं है। ये क्या है, तुम्हारी आइडियल प्रोसेस है। क्या आ रही बात समझ आप लोगों को? चलो ठीक है, मैं देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस है और ये मूवेबल पिस्टन है और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, सैंड के पार्टिकल रखे हुए हैं। अब मैं बोला ये पिस्टन इक्विलिब्रियम पर है, यानी अंदर से क्या लग रहा होगा, गैस प्रेशर लगा रही होगी, ऊपर से क्या लग रहा होगा, पी एक्सटर्नल लग रहा होगा। तो मैं बोला इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, ये पिस्टन अगर इक्विलिब्रियम पर है मतलब गैस का प्रेशर और पी एक्सटर्नल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। चलो फिर ठीक है। अब मैंने बोला देखो बच्चों ये भी एक कंटेनर है, इसके अंदर भी क्या है, गैस है, तो गैस कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही होगी। ठीक है, अब यहां पर सैंड पार्टिकल ऐसे ही रखे थे खुले में, यहां पर जबकि सैंड पार्टिकल क्या है, 4 पॉलीथीन में मैंने रख दिए। तो मैं बोल रहा हूं ये भी पिस्टन क्या होगा, ये भी मैं बोल रहा हूं कि इक्विलिब्रियम पर है पिस्टन। इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा, जो गैस का प्रेशर होगा और पी एक्सटर्नल होगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है? चलो ठीक है। अब मैं बोला बच्चों एक्सपेंशन कब होगा, अगर मैंने क्या किया बच्चों, यहां से एक पॉलीथीन हटा दी, तो पॉलीथीन हटाओगे तो क्या होगा, पी एक्सटर्नल कम हो जाएगा, यानी पिस्टन ऊपर जाएगा, यानी तब क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन कब होगा, जब गैस का प्रेशर पी एक्सटर्नल से ज्यादा होगा। क्लियर है?
अगर मान लो तुमने 4 पॉलीथीन रखी हुई है, मैंने एक पॉलीथीन और ऊपर से रख दिया तो पिस्टन नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ चुका है। यानी अब क्या होगा, कंप्रेस कब होगा, जब गैस का प्रेशर कम होगा किससे, एक्सटर्नल प्रेशर से, तब क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। तो रियल लाइफ में तो ऐसा ही होगा, ठीक है। जबकि आइडियल प्रोसेस देखो क्या होगी, यहां पर हम लोग मानते हैं ऐसा कि जैसे अगर तुमने यहां से सैंड का पार्टिकल हटा दिया तो कंप्रेस होगा, हाँ होगा, बट कितना होगा, बहुत ही माइन्यूट सा होगा। क्या मैं उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं? कर सकता हूं, ठीक है। या फिर तुमने एक एक्स्ट्रा सैंड का पार्टिकल रख दिया, तो एक्स्ट्रा सैंड का पार्टिकल रखोगे तो क्या होगा, क्या होगा, कंप्रेस होगा, ठीक है। जब एक एक्स्ट्रा सैंड का पार्टिकल रखोगे तो कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा तो बहुत ही माइन्यूट सा होगा, तुम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। या फिर एक सैंड का पार्टिकल हटा दो तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन इतना कम होगा कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। यानी यहां पे हम लोगों ने क्या किया, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेस हो, दोनों ही केस में गैस का प्रेशर इक्वल टू हम लोग क्या मानते हैं, पी एक्सटर्नल मानते हैं। तो यहां हम लोग ने ऐसा माना हुआ है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में इरिवर्सिबल नहीं दिया हुआ है तो आप हमेशा क्या मानोगे, रिवर्सिबल ही मानोगे। और एक बार रिवर्सिबल मान लिया तो चाहे एक्सपेंशन हो रहा हो चाहे कंप्रेस हो रहा हो, दोनों ही केस में गैस का प्रेशर इक्वल टू पी एक्सटर्नल हम लोग लिख सकते हैं, जबकि यहां पे नहीं लिख सकते हैं। क्या आ रही बात समझे आप लोगों को? चलो ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, ये प्रोसेस बताओ, ये प्रोसेस क्या होगी, फास्ट होगी कि स्लो होगी? ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है, इसकी प्रॉपर्टी लिख लो, ये क्या होगी, वेरी स्लो प्रोसेस है, या इसको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ही बोलते हैं। जबकि ये प्रोसेस क्या होगी, ये फास्ट होगी, या फिर क्या होती है, सडन होती है। अब ये प्रोसेस देखो, 4 पॉलीथीन रखी है, यानी एक पॉलीथीन हटाओगे पिस्टन ऊपर जाएगा, दूसरी हटाओगे फिर ऊपर जाएगा, यानी ये क्या होगी प्रोसेस, एक फाइनाइट स्टेप में कंप्लीट होगी। ये क्या होगी, फाइनाइट टाइम लेगी कंप्लीट होने में। जबकि ये प्रोसेस क्या होगी, इसको एक एक सैंड पार्टिकल हटाते जाओगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट स्टेप लग जाएंगे कंप्लीट होने में। जबकि ये क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम लेगी कंप्लीट होने में। यानी ऐसी प्रोसेस जो बहुत ही स्लो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल मान लेते हैं। क्या आ रही बात समझ में? और एक बार रिवर्सिबल मान लिया तो ये याद रखना, हर जगह पी एक्सटर्नल इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस लिख सकते हो आप लोग। तो जल्दी नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं मोड्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। तो देखो, हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, मैं पहले आपको ये बताता हूँ। तो जब एनर्जी का ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। और जब एनर्जी का ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे 2 हाथ है, ठीक है ना, ठीक है। अब इन दोनों हाथ का मान लो टेम्परेचर, इस हाथ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और मान लो इस हाथ का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे अब इसको मैं टच करूंगा तो दोनों में क्या होगा, देखो एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ये एनर्जी का ट्रांसफर किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हीट बोलेंगे। क्लियर है? अब मान लो मैंने क्या किया कि दोनों हाथ का मान लो टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो क्या अब ऐसे टच करने पे एनर्जी का ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। अब मैं अगर ऐसे करूं, कुछ ना कुछ वर्क करूं, तब फिर एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे, ठीक है। तो जब एनर्जी का ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है तो उसको हीट बोलते हैं, जब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है कि अगर किसी भी सिस्टम में अगर हीट दोगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, उसको पॉजिटिव लेते हैं। अगर हीट रिलीज होगी तो क्या लेते हैं हम लोग, क्यू को निगेटिव लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन है। क्लियर है? चलो ठीक है। इसका साइन कन्वेंशन और वर्क का साइन कन्वेंशन देखो सेम ही है। जब सिस्टम में क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क करोगे तो वर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, यानी इसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है। अगर मैंने सिस्टम से क्या किया, कुछ ना कुछ सिस्टम ने वर्क किया तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, निगेटिव लिखते हैं, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर है आप लोगों को? तो सिस्टम देखो, इन दोनों का साइन देखो अलग है, देखो सेम ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं साइन में। जबकि केमिस्ट्री में अगर तुम देखोगे और फिजिक्स का कंपेयर करोगे तो फिजिक्स में ये वाला साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फिजिक्स का वर्क और केमिस्ट्री का वर्क में बस माइनस का डिफरेंस होता है, क्योंकि हम लोगों ने दोनों जगह डायरेक्शन अलग अलग मानी होती है। जबकि तुम केमिस्ट्री पढ़ लो तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो साइन और इसका साइन सेम है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाय द सिस्टम निगेटिव होगा। और हीट अगर सिस्टम में एब्जॉर्ब होगी तो पॉजिटिव होगा, रिलीज होगी तो निगेटिव होगा। तो जल्दी से आप नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ।
तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो पहले तो, ठीक है। तो देखो बच्चों हम लोग वर्क यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो वर्क डन गैस इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल डीवी, ठीक है। जबकि हम लोग फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्लस होता है, जबकि मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा तो मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वर्क ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखो बच्चों, अगर कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, और प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल है, ये दो कंडीशन अगर आपको दी हुई है तो वर्क डन देखो आप कैसे निकालोगे। जो W गैस इक्वल टू होगा वो क्या होगा, -2.303 nRT log V फाइनल बाई V इनिशियल। क्या आ रही बात समझे आप लोगों को? चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, P1 इक्वल टू क्या होता है, P2 V2 होता है। ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने गैस स्टेट में, तो उसी का यूज करके आप यहाँ फॉर्मूला थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। जैसे वर्क डन गैस इक्वल टू लिख सकते हो -2.303 nRT और लॉग क्या लिखोगे, V2 बाई V1 की वैल्यू क्या होगी, P इनिशियल बाई P फाइनल। क्लियर है? चलो ठीक है। अगर बच्चों कहीं पे लिखा हुआ है इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, और लिखा हुआ है एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अगर बच्चों दो कंडीशन आपको दी हुई है तो आपको देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगाना है। तो W गैस इक्वल टू लगाएंगे माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो बच्चों दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। मैं फॉर्मूला डिस्कस भी कर देता बट इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास। तो अगर कभी प्रोसेस इरिवर्सिबल है और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है और रिवर्सिबल दिया हुआ है प्रोसेस है, ठीक है, आइसोथर्मल है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्लियर है? और आपको कभी भी माइनस प्लस अपने आप से नहीं लेना है, वो ऑलरेडी इस फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड हो चुका है। जैसे आपसे बोल रहा है कि एक्सपेंशन वर्क निकालो, एक्सपेंशन वर्क लिखा हुआ है, यानी एक्सपेंशन मतलब क्या होगा, एक्सपेंशन होगा मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। यानी जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पर ध्यान से देखो, वो आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि एक्सपेंशन मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखो इस फॉर्मूले का यूज करके निकालते भी हैं, देखना आंसर निगेटिव भी आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखो माइनस लिखा हुआ है, 2.303 लिखा हुआ है, एन की वैल्यू कितनी है, देखो 2 मोल्स दिया हुआ है, आर कितना है। अब देखो वर्क तुम्हें जूल में निकालना है तो आर की वैल्यू किसमें लोगे, जूल में रख दो, ठीक है। टेम्परेचर कितना दिया है, केल्विन में रख दो, और यहाँ लिख दिया लॉग पी इनिशियल कितना है 5 और पी फाइनल कितना है 1। देखो बच्चों इसको सॉल्व कर लो तो क्या होगा, वर्क डन ऑफ गैस आ जाएगा जो कि आपको सॉल्व करना था। और मुझे पता था वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और यहाँ पे सॉल्व करके तुम देख भी लो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि लॉग देखो 1 से बड़ा होता है तो एक पॉजिटिव वैल्यू देता है और एक माइनस साइन लगा इसलिए निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो लोग जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे बोलेगा बताओ बच्चों ये P वर्सेस V ग्राफ दिया हुआ है और ये इनिशियल से फाइनल कोई प्रोसेस जा रही है, बोलेगा बताओ बच्चों वर्क डन कितना होगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, देखो कांस्टेंट है, ऐसा ग्राफ P वर्सेस V देखो ओरिजिन से पास हो रहा है, ऐसा ग्राफ हमने बनाया हुआ है स्टेट ऑफ मैटर में। वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब वर्क डन क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। क्लियर आप लोगों को? चलो ठीक है। अब जो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि बोलो एक सर्कल दिया हुआ है, ये मैं लिख देता हूँ कि ये क्या दिया हुआ है, ये एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। अब बोलेगा ये एक सर्कल देखो क्या है तुम्हारा, इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो बोलेगा बताओ इसका बच्चों वर्क डन कितना होगा। तो P वर्सेस V ग्राफ में देखो वर्क डन क्या होता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 होगा, ठीक है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है माइनस इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल dV होता है। या फिर जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो क्या होता है, वर्क डन होता है। अब एरिया अंडर द कर्व देखो, अगर साइकिल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या लेते हैं हम लोग, निगेटिव लेते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? यानी यहाँ पर देखो साइकिल कैसी बनी हुई है, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब वर्क डन हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब बताओ बच्चों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो बच्चों वर्क डन क्या होता है, किसी भी सर्कल का ये जो एरिया होगा ये वर्क डन होगा। अब बताओ बच्चों इसका एरिया क्या होगा, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई
आर स्क्वायर होगा, यही एरिया होगा। अब आर क्या होता है, रेडियस होता है, तो रेडियस को आप कैसे निकालोगे, डायमीटर डिवाइड बाई 2 लिख सकते हो, यानी आर की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये लिख सकते हो, बोलोगे P2 माइनस P1 ये क्या है, डायमीटर है, तो रेडियस कैसे आएगा, डिवाइड बाई 2 कर दो। या फिर V2 माइनस E1 क्या है, ये डायमीटर है सर्कल का, डिवाइड बाई 2 कर दो, क्या आ गया, रेडियस आ गया। ये नहीं अगर एक बार आप वैल्यू ये रखोगे तो पाई आर स्क्वायर ये आएगा, अगर सेकंड टाइम सी वाली वैल्यू रखोगे तो पाई आर स्क्वायर ये आएगा, अगर तुम एक बार वैल्यू ये रखोगे एक बार वैल्यू ये रखोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो बताओ उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की फोर्थ। तो आप अगर ये बोल रहे हो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही है, मतलब फोर्थ वाला सही है, तो आप गलत बोल रहे हो। यहां पर सिर्फ थर्ड वाला आंसर सही होगा, ये वाला भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा, यहां पे आप देखो डायमेंशन से जाओ, देखो यहाँ पे वर्क जो होता है उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, लीटर एटीएम होनी चाहिए। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एटीएम का स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए गलत है, यहाँ पर लीटर का स्क्वायर लिखा है इसलिए गलत है, यहाँ पर देखो लीटर एटीएम है तो इसलिए क्या होगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर है यहाँ पर, चलो फिर ठीक है, तो मैं इसको फिर ऑफ करता हूँ। तो बच्चों ये याद रखना है जब वर्क डन क्या होगा, जब साइकिल क्लॉकवाइज है तो वर्क डन निगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। जैसे यहां पर देखो, चलो मैं इसको प्रूव भी कर देता हूं, थोड़ा सा टाइम भी दे देते हैं इसमें। तो बच्चों लोग ये वाला देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम लोग। तो देखो बच्चों यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो हम लोग क्या लेते हैं, वर्क डन निगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं। देखो मैं इसको प्रूव करके भी दिखाने वाला हूं आपको। तो देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से, अगर ए से बी देखोगे तो ए से बी क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पर 0 होगा, तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखो, अगर आप बी से सी जा रहे हो तो बी से सी जाओगे तो क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है, यानी वर्क डन क्या होगा, देखो वर्क डन जो होगा प्रेशर कितना है 2p पे कांस्टेंट है इनटू वॉल्यूम के बीच का डिफरेंस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी जो WBC की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -2pb। क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो अगर C से D जाओ तो C से D जाने पे क्या होगा, यहां पर भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब क्या होगा, वर्क डन CD की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर तुम D से A जाओ, अगर आप D से A जाओगे तो यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट में वर्क डन क्या होगा, D से A का एक वर्क डन जो होगा वो प्रेशर कितने पे कांस्टेंट है, P पे कांस्टेंट है, इनटू वॉल्यूम का बीच का डिफरेंस, और वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, फाइनल कितना है V है, इनिशियल कितना है 2V है, यानी जो WDA की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, प्लस PV आ जाएगी। क्लियर है आप लोगों को, चलो ठीक है। अब बच्चों का मैं बात करूं W टोटल यहाँ पे कितना आएगा, तो W टोटल की वैल्यू क्या होगी, सबको ऐड कर दो, तो यहाँ पर प्लस PV है, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये माइनस PV है, तो यहाँ पर जो W टोटल आएगा कितना आएगा, WAB प्लस WBC प्लस WCA प्लस WDA। ठीक है, तो W टोटल की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, सबको ऐड करने पे आएगी -PV आएगी। यानी यहां से मैंने एक फॉर्मूला बना दिया कि यहां से मैंने फॉर्मूला क्या बनाया कि वो वर्क डन आया है, देखो वर्क डन क्या होगा, P इंटू V आया है, मतलब जो इसके बीच का एरिया आया वो वर्क डन है, यानी P वर्सेस V ग्राफ में वर्क डन क्या होगा, जो एरिया होगा। क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो वर्क डन यहाँ पे वो भी क्या है, एरिया, तो चलो PV, अब ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है, निगेटिव है ना, ये निगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि साइकिल क्या है, क्लॉकवाइज है, यानी मैंने बोल दिया कि अगर क्लॉकवाइज साइकिल होगी तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर साइकिल कैसी बनी हुई है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये बात बच्चों आपको याद रखनी है, जबकि फिजिक्स में इसका उल्टा हो जाएगा, जबकि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो मैं केमिस्ट्री की बातें करूंगा यहाँ पर। क्लियर है, तो यहाँ पर आप लोग इसको जल्दी से नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो लोग बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, V वर्सेस T ग्राफ दिया हुआ है, ABC साइकिल दी हुई है, अब बोला है कि इसको P वर्सेस V में कन्वर्ट करो। तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, तो देखो बच्चों पहले प्रोसेस बना लो। अगर आप A से B अगर जाओगे तो देखो A से B जाने में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर A से B जाने पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है, चलो ठीक है। अब अगर बच्चों देखो B से C अगर आप जाओ तो B से C अगर जब जाओगे, ठीक है, तो वहां पर क्या है,
टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है, चलो ठीक है। अब बच्चों देखो सी से अगर तुम ए जाओगे तो सी से देखो यहाँ पर इससे पास हो रहा है, देखो तो सी से जाओगे, इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। इसको रिलेट करो, तुमने आइडियल उसमें स्टेट ऑफ मैटर में ऐसे ग्राफ पढ़ चुके हो चार्ल्स लॉ में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है एंड टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है, तो देखो मैंने इसको ऐसे बना दिया। अब देखो मैं प्रोसेस बनाता हूँ, चलो मैं ए से बी बनाता हूँ। तो ए से बी क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम मैं कांस्टेंट कैसे कर सकता हूँ, मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट ऐसे कर दिया, देखो ध्यान से, ये मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। अब ये नीचे से, अब नीचे भी जा सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है। तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट और टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए। तो बच्चे याद करो, ऐसा आपने ग्राफ बनाया हुआ था P वर्सेस V, बॉयल्स लॉ, ऐसे ग्राफ बनाया था आप लोगों ने, T1 T2 T3 टेम्परेचर लिखा था। बच्चों बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, T3 की वैल्यू क्या थी, T1 से ज्यादा थी, यानी नीचे आने पर टेम्परेचर क्या हो रहा था, डिक्रीज करेगा। क्या ये समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात, यानी नीचे टेम्परेचर ये यानी प्रोसेस ए होगी और ये प्रोसेस क्या होगी, बी होगी। क्योंकि मुझे टेम्परेचर डिक्रीज करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, नीचे साइड में आऊंगा। यानी अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जबकि मुझे वहां पे क्या करना है, डिक्रीज करना है। अब देखो बी से सी जाने पे क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, जबकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो बी से सी टेम्परेचर कांस्टेंट कैसा होता है, ये देखो ग्राफ ऐसा होता है। यानी देखो बी से सी टेम्परेचर मुझे कांस्टेंट करना है, तो मुझे ग्राफ ऐसा बनाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, बी से सी पॉइंट हो गया। अब सी से ए क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, देखो सी से देखो क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। क्लियर है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, देखो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और टेम्परेचर भी इधर जाने पे क्या होता है, देखो तो इधर जाओगे तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या आ रही बात समझे आप लोगों को, चलो फिर ठीक है। तो देखो बच्चों ये वाला ग्राफ बन गया, यानी यहां पर क्या है, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, और यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या आ रही बात समझे आप लोगों को, तो जल्दी से आप नोट करो, और ऐसे क्वेश्चन होंगे आप हमेशा ऐसे ही सॉल्व कर लेना। तो बच्चों देखो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर है। अब बच्चों जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी आप कंप्रेस करोगे मतलब वर्क डन क्या होगा, ऑन द सिस्टम होगा, मतलब वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर आप एक्सपेंशन करोगे, एक्सपेंशन में क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, मतलब वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्लियर है, चलो फिर ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, एक बार रिवर्सिबली कर रहे हैं और एक बार इरिवर्सिबली कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा। तो आपको ये याद रखना है कि इरिवर्सल वर्क डन का मैग्नीट्यूड रिवर्सल वर्क डन से ज्यादा होता है। कब, जब आप कंप्रेस करते हो। लेकिन जब आप एक्सपेंशन करोगे तो वर्क डन निगेटिव आएगा, मतलब ये वाली वैल्यू भी निगेटिव होगी, ये वाली वैल्यू भी निगेटिव होगी। क्लियर है, बट मैं यहाँ पर साइन की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो पूछेगा यहाँ पे रिवर्सिबल वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि इरिवर्सिबल का, तो आपको याद रखना है जब भी आप एक्सपेंशन करोगे तो रिवर्सिबल वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल वर्क डन। क्लियर है आप लोगों को। तो बच्चों देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है, या फिर आप बोल सकते हो टीवी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या फिर पी की पावर गामा डिवाइड बाई टी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है, चलो ठीक है। या फिर देखो मैं बात करूं गामा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 से ज्यादा होती है। तो मैं यहाँ ये देखो बोल सकता हूं कि जो एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है वो गामा टाइम्स होता है किसके स्लोप से, आइसोथर्मल के स्लोप से क्या होता है, गामा टाइम्स ज्यादा होता है, और गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, आपसे बार बार पूछा जाएगा। अब देखो आपसे P वर्सेस V ग्राफ पूछा जाएगा जब क्या होगा, एक्सपेंशन हो रहा होगा। क्लियर है आप लोगों को, एक्सपेंशन होगा तो बताओ बच्चों वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब मान लो ये वाला इनिशियल पॉइंट है। क्लियर है, अब एक्सपेंशन होगा, देखो एक एक्सपेंशन देखो मैं यहां से यहां कर रहा हूं। क्लियर है, यानी मैंने क्या किया, इस वॉल्यूम से लेके इस वॉल्यूम तक मैंने क्या किया, यहां पर एक्सपेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने पूछा बताओ इन दोनों में कोई एक ग्राफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन है और एक क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो कौन सा एडियाबैटिक होगा, कौन सा आइसोथर्मल होगा,
तो जैसा कि मुझे पता है कि एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल से गामा टाइम्स ज्यादा होता है और गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो किसका ग्राफ होगा, एडियाबैटिक का। यानी ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ये वाला स्लोप एडियाबैटिक का ग्राफ होगा और ये वाला किसका होगा, आइसोथर्मल का होगा। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अब आपसे देखो सेम पूछा जाएगा, P वर्सेस V ग्राफ बना हुआ है और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। कंप्रेस करोगे मतलब क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, मतलब अब ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया। अब इसको कंप्रेस करते हैं, चलो हम लोग, ठीक है। तो देखो यहां बच्चों कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो देखो मैंने इस वॉल्यूम से लेके इस वॉल्यूम तक मैंने क्या किया है, कंप्रेस किया हुआ है। तो बता पूछेगा आपसे, बता कौन सा एडियाबैटिक कंप्रेशन है और कौन सा आइसोथर्मल है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो क्या होगा, एडियाबैटिक होगा। मतलब क्या होगा, ये वाला कौन सा होगा, एडियाबैटिक होगा और ये वाला कौन सा होगा, आइसोथर्मल होगा। क्या आई बात समझे आप लोगों को? तो आपको एक ग्राफ याद रखना है और ये आपको ये याद रखना है। तो मैं रफ कर दूं इसको। और बच्चों देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपसे ये पूछी जाएगी, क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछेगा आपसे कि एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, तो बोलेगा बताओ उसमें डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी। ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज होगा कि क्या होगा, डेल्टा टी की वैल्यू 0 होगी। तो देखो बच्चों एडियाबैटिक बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, क्यों 0 है, क्योंकि उसने एडियाबैटिक बोल दिया है। फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन मतलब होता है कि कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा है, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगेगा दैट मीन्स वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? तो यहां पे देखो Q 0 है, W 0 है और डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q प्लस W होता है। क्या बात आ रही समझ में आप लोगों को? क्लियर है? अब देखो बच्चों यहां पर अब ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है। ये 0 क्यों, क्योंकि एडियाबैटिक है, और ये 0 क्यों, क्योंकि एडियाबैटिक ये फ्री एक्सपेंशन है इसलिए। यानी बोल सकते हो डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। और जैसा कि मुझे पता है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है। अब ये वैल्यू 0 है, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा मतलब डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, 0 है। क्या आ रही बात समझे आप लोगों को? तो आपसे ये पूछा जाएगा कि एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन होगा तो बताओ डेल्टा टी की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी। तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए, मैं आगे डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो देखो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इसको हम लोग कैपिटल यू फिर कैपिटल या फिर कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो इंटरनल एनर्जी को आप कैपिटल यू या फिर कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी देखो होती क्या है, सारे टाइप की यानी किसी भी सब्सटेंस की हर टाइप की एनर्जी का सम कर दो। कौन कौन सी टाइप की एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, रोटेशनल एनर्जी हो गई, हर टाइप की एनर्जी कर दो। तो सबका तुम सम करोगे तो जो एनर्जी आएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर में इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर है आप लोगों को? चलो ठीक है। जो इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है। इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैंने क्या किया, देखो d/dv निकाला और मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर मैंने d/dp निकाला और अगर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होगी, ठीक है। और मैंने u और e दोनों से ही रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसकी देखो एनर्जी को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी यहां पर आएगा जो ये चेंज वैल्यू है ये क्या होगा, डेल्टा यू इक्वल टू होता है Q प्लस W होता है। क्या आ रही बात समझ में? ठीक है। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, du इक्वल टू क्या होगा, dq प्लस dw होगा। क्लियर है आप लोगों को? चलो फिर ठीक है, आप लोग जल्दी से इसको नोट करो।
अब देखो बच्चों, मैं इसी भी में देखो डिफरेंट प्रोसेस लगाता हूँ। आपसे बोलेगा कि बच्चों बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा मतलब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, यानी ये वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। यानी वहां पर क्या आएगा, अब यहां पे देखोगे तो Q इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डब्ल्यू आएगा। और याद करो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, याद होगा आप लोगों को, डिस्कस किया था हम लोगों ने, माइनस 2.303 nRT log V फाइनल बाई V इनिशियल। आ रही बात समझे आप लोगों को, फिर नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड देखो, अगर आप यहीं पे आप क्या लगाओगे, नेक्स्ट मैं लगा रहा हूं कि एडियाबैटिक प्रोसेस। तो नेक्स्ट कंडीशन लगाओगे मतलब यहां पे Q क्या होगा, हीट सेम होगी, यानी हीट कांस्टेंट होगी। यानी ये कांस्टेंट मतलब क्या होगा देखो, यानी dQ यानी कैपिटल Q की वैल्यू कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। मतलब यहां पर आएगा जो डेल्टा U इक्वल टू आएगा W आ जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो थर्ड में इसी के बारे में डिस्कस करता हूं। थर्ड में बताऊंगा आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में। देखो जो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, जो वर्क डन होता है, वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू क्या लिखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन डीवी लिखते हैं। यानी अब यहां पे अगर देखोगे आइसोबैरिक प्रोसेस यहां पे रखोगे तो वर्क डन की वैल्यू ये रखोगे तो यहां पे आएगा du इक्वल टू आएगा, डिफरेंशियल फॉर्म में आएगा dq माइनस pdv। क्लियर है, चलो ठीक है, तो आप लोग नोट कर लो उसको। नेक्स्ट देखो बच्चों, हम लोग इसी में प्रोसेस लगाते हैं। फोर्थ नंबर आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा, पढ़ा था हम लोगों ने। ये जीरो होगा मतलब डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, ये Q हो जाएगा। क्लियर है, तो लोग जल्दी से नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो आपको एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखो ABC साइकिल दी हुई है, ठीक है ना, P वर्सेस V ग्राफ दिया हुआ है। इसमें बोला कि 1 मोल आइडियल गैस है, वो भी कौन सी है, मोनोटॉमिक गैस है, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस है ABC, इसमें आपको हीट निकालना है। हीट आपको A से B पाथ में निकालना है, B से C पाथ में निकालना है, C से A पाथ में निकालना है, और टोटल भी हीट निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पता है कि साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है, बट पाथ फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं होती है। और हीट क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, मतलब ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। कितना होगा चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों देखो अगर यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोग निकालते हैं, तो अगर तुम A से B पाथ में देखो, तो A से B पाथ में क्या है, देखो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि हीट निकालने के दो मेथड है। पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होगा, डेल्टा U इक्वल टू होता है Q प्लस W होता है। क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ये टर्म जीरो हो जाएगा, यानी डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और डेल्टा U की वैल्यू क्या होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, ये क्या होता है, F/2 NR डेल्टा T होता है। तो देखो बच्चों F मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो बोल दिया मोनोटॉमिक गैस है, मतलब आपको F की वैल्यू पता है, ठीक है। N देखो यहाँ पे कितना लिया गया, 1 मोल लिया गया है, मतलब आपको N की वैल्यू भी पता है। R क्या है, कांस्टेंट है। अगर हीट आपको कैलोरी जूल में निकालना है तो आप R की वैल्यू जूल में लोगे। और डेल्टा T मतलब टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस। तो डेल्टा T मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब आएगा Q इक्वल टू आएगा F/2 NR T2 माइनस T1। क्लियर है, तो आप आराम से T1 T2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस पार्ट को रफ करता हूं। तो AB की वैल्यू आ गई। अब देखो बच्चों में हम लोग यहां पे निकालते हैं पाथ BC की वैल्यू निकालते हैं। तो अब B से C में ध्यान से देखो क्या कांस्टेंट है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। और हीट निकालने के दो मेथड पढ़े थे हम लोगों ने, एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था और दूसरा क्या था, हीट कैपेसिटी। तो B से C में अगर तुम ध्यान से देखोगे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से यूज करते हैं, ठीक है। यानी Q इक्वल टू क्या होगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, यानी जो Q इक्वल टू वैल्यू आएगी वो माइनस W आएगी। और हम लोगों ने W निकालना सीखा है कब, आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, प्लस 2.303 nRT log V फाइनल बाई V इनिशियल। क्लियर है,
यानी ये वैल्यू माइनस माइनस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मतलब एनर्जी क्या हो रही है तुम्हारी, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू एन आपको पता है, आर जूल में ले लेना, तो ये वैल्यू भी जूल में आएगी। टेम्परेचर की बात कर रहा है तो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, ये कौन सा टेम्परेचर लोगे, T2। तो यहां पे तुमने क्या ले लिया, ये जो टेम्परेचर होगा T2 होगा, क्योंकि T2 टेम्परेचर देखो B से C में कांस्टेंट है। ठीक है, V फाइनल कितना लिया गया, देखो V फाइनल और V इनिशियल की वैल्यू हमेशा आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। ये क्या हो गया, V फाइनल हो गया, और ये क्या हो गया, V इनिशियल हो गया। क्लियर है, तो आपको अगर V इनिशियल V फाइनल पता है तो आप इजिली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर Q की वैल्यू निगेटिव आ रही है मतलब हीट रिलीज हो रही है, ठीक है ना, और अगर पॉजिटिव मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ रही है, पॉजिटिव, मतलब B से C पाथ में एनर्जी क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर है, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चों बताओ A से B पाथ में क्या होगा, तो A से B पाथ में क्या कांस्टेंट है, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अब हीट कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो सॉरी A से B तो निकाल चुके हैं ना हम लोग, तो हम लोग क्या देखेंगे, अब C से A पाथ देखो। अब देखो C से A पाथ क्या होगा, C से A पाथ में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। क्लियर है, और जब भी प्रेशर कांस्टेंट होगा तो अब हीट की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो हीट इक्वल टू क्या होगा, एक तो था बाई हीट कैपेसिटी तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट मतलब क्या होगा, NCP डेल्टा टी का यूज करोगे। तो N देखो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है। क्लियर है, Cp की वैल्यू आपको पता है कि मोनोटॉमिक गैस में Cp क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हम लोगों ने। और डेल्टा टी मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा टी मतलब इन फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है, अगर ये वाली वैल्यू निगेटिव आएगी इसका मतलब हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी, तो बच्चों देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, द नंबर ऑफ डायरेक्शन इन विच ए पार्टिकल कैन मूव फ्रीली इज डिफाइंड एज इट्स DOF मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है ना, तो देखो बच्चों यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, मैं डिटेल में तो बहुत नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ही देखो शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ। अगर मोनोटॉमिक गैस है यानी एक एटम है, डायटोमिक गैस मतलब क्या होगा, उसमें दो एटम होंगे। ठीक है, ट्राइटोमिक गैस यहाँ पे दो टाइप की होगी, पहली क्या होगी, यहाँ पर मैं लीनियर की बात कर रहा हूं, और सेकंड क्या होगी, नॉन लीनियर होगी। लीनियर मतलब क्या होगा कि तीन एटम ऐसे होंगे, और नॉन लीनियर मतलब क्या होगा कि तीन एटम ऐसे होंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसलेशनल मतलब एक्सिस कितनी होती है, तीन होती है, एक्स वाई जेड, और सबके लिए सेम है, तो सबके लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 3 होगा। जबकि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, इसका कितना होता है, 0 होता है, इसका कितना होता है, 2 होता है, ऐसा कितना होता है, 2 होता है, ऐसा कितना होता है, 3 होता है। क्लियर है, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये कब एक्टिव होगा, बहुत ही हाई टेम्परेचर में एक्टिव होगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे। तो F मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, यहाँ पर 3 आएगी, यहाँ पर 5 आएगी। और ट्राइटोमिक गैस अगर दिया है तो लीनियर लोगे तो 5 आएगा, नॉन लीनियर लोगे तो 6 आएगा। तो हम लोग को हमेशा क्या लेना है, अगर कुछ नहीं दिया तो क्या लोगे, नॉन लीनियर। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। तो ये आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू याद रखनी है। मोनोटॉमिक में 3 होती है, डायटोमिक में 5 होती है, एंड ट्राइटोमिक में 6 होती है। क्लियर है, चलो फिर ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम उन्होंने कंसीडर नहीं किया यहाँ पर, तब ये वैल्यू आई है। अगर कंसीडर करोगे तो डिफरेंट वैल्यू हो जाएगी। तो देखो बच्चों यहाँ पर डेल्टा यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं हम लोग, डेल्टा यू बोलो चाहे डेल्टा ई बोलो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर चेंज वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, F/2 NR डेल्टा टी, या इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो du इक्वल टू क्या होगा, F/2 NR dt। क्लियर है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ हीट के बारे में डिस्कस करते हैं। आपसे हीट कैलकुलेट करने पे क्वेश्चन आएगा, हम लोग आगे सॉल्व भी करेंगे। तो हीट कैलकुलेट करने पे क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली बात कि हीट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। जैसा कि अभी हम लोग ने पढ़ा था कि डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W होता है। ठीक है ना, तो अगर आपको डेल्टा यू की वैल्यू पता है और W की वैल्यू पता है तो आप क्या कर सकते हो, यहां से Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है, तो यहां से आप क्या करोगे, हीट कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, और एक दूसरा मेथड और है, देखो एक हीट कैपेसिटी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, हीट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं पहले आपको बताता हूं कि हीट कैपेसिटी होती क्या है और आप इसका कैसे यूज कर सकते हो।
तो देखो बच्चों यहाँ पर कोई भी एक सब्सटेंस दिया हुआ है, इसको अगर आप नीचे से क्या करोगे, हीट करोगे, तो हीट करोगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा हीट करने पर। ये बात आ रही समझ में आपको, आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है, चलो ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर 3 टर्म यूज करते हैं, टोटल हीट कैपेसिटी, ठीक है, और एक टर्म यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इसको C टोटल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको C से या फिर CM से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस को हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो इसको इतना हीट करो जिससे उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर जाए, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस हीट को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। यानी तो बच्चों देखो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने आ रहे हैं कि हीट को कैलकुलेट कैसे कैसे करते हैं। तो हीट कैलकुलेट करने पे जब भी क्वेश्चन आएगा, अभी हम लोग सॉल्व भी करेंगे, तो आपको मेनली 2 बातें याद रखनी है, ठीक है। क्या क्या? पहले तो अब हीट कैलकुलेट कर सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके। जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा था डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W होता है, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें डेल्टा यू की वैल्यू पता है और W की वैल्यू पता है, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, Q को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? और दूसरा मेथड क्या होता है, हीट कैपेसिटी का यूज करके। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है, कैसे इसका यूज करोगे, वो मैं बताने जा रहा हूं। देखो मैं बता रहा हूं कि अगर किसी भी सब्सटेंस को तुम हीट करोगे, ठीक है, तो हीट करने में देखो क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है? इसको इतना हीट करो जिससे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाए, तो उस हीट को की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्लियर है? और ये कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। टोटल हीट कैपेसिटी को CT से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी को C या CM से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों से कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारा इससे मानो चाहे इससे मानो। एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इतना हीट करो जिससे क्या होगा, टोटल का टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर जाए, 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसको बोलते हैं, उस हीट की वैल्यू को बोलते हैं टोटल हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब क्या होगा, इतना हीट करो, सब्सटेंस कितना भी दिया उससे मतलब नहीं है, इतना हीट करो जिससे 1 मोल का टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर जाए, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाए, उस हीट को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर है? कितना भी सब्सटेंस दिया हो, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक क्या होती है कि कितना भी सब्सटेंस दिया हो, इतना हीट करो जिससे उसके 1 ग्राम का टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर जाए, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाए, उस हीट की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या आ रही बात समझ आप लोगों को? तो आप लोग देखो जल्दी से नोट करो इसको। और देखो ये टोटल हीट कैपेसिटी जो होता है वो क्या होता है, dQ डिवाइड बाई dt होता है, ठीक है। कि इतना हीट करो जिससे टोटल का टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर जाए, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाए, तो उस हीट की वैल्यू को बोलते हैं टोटल हीट कैपेसिटी। या इसको आप बोल सकते हो, ये यूनिट क्या लोगे, मान लो कैलोरी ले लो पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी होती है, या फिर C बोल सकते हो, ये क्या होती है, dQ डिवाइड बाई n dt। यदि मान लो 10 मोल दिए हैं और आपको यहाँ पर 1 मोल ही लेना है, तो क्या करोगे, n मतलब 10 से डिवाइड कर दोगे। क्लियर है? चलो फिर ठीक है। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, इसकी यूनिट कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है कि इतना हीट करो जिससे 1 ग्राम का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, तो कितने भी ग्राम दिए हो, ठीक है, उसको अब क्या करोगे, डिवाइड करोगे किस वैल्यू से, m से, तो इसको बोलते हैं, ये होगी कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, या फिर बोल सकते हो आप ये लिखोगे ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? चलो फिर ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो। या फिर देखो इसको मैं एक रिलेशन और यहाँ बना सकता हूँ, जैसे कि जो टोटल हीट कैपेसिटी होती है वो dQ बाई क्या है, dt को बोल रहे हो। यहाँ पे देखो dQ बाई dt क्या होता है, n इंटू dt बोलते हैं, C बोल सकते हो, ठीक है, या n इंटू मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू, यहाँ पे देखो dQ बाई dt क्या है, m से मल्टीप्लाई कर, यानी m इंटू s है।
यानी टोटल हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी में नंबर ऑफ मोल का मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में m का मल्टीप्लाई कर दो मास का तो भी क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। तो इन तीनों में आपको कोई एक वैल्यू दी जाएगी, दूसरी वैल्यू पूछी जाएगी, तो आप इजीली इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सिर्फ हीट कैपेसिटी बोला गया है तो आप इसमें से कौन सी वैल्यू मानोगे, तब आपको क्या मानना है, मोलर हीट कैपेसिटी मानना है। क्लियर है, चलो ठीक है। और अगर मान लो ये अगर कुछ नहीं दिया तो आपको क्या मानना है, ध्यान से देख लो, उसको मानोगे मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर है, चलो ठीक है। अगर कहीं सीएम लिखा हुआ है इसका मतलब लिखा हुआ है मोलर हीट कैपेसिटी एट, अगर सीपी लिखा है तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पर। क्लियर है, अगर कहीं सीवी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है, तो सीपी सीवी समझ में आया, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं रफ करता हूं, चलो इसको देखो। अब बच्चों देखो आपसे पूछेगा, बताओ यहां पर इसमें से मतलब पाथ फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों अभी हम लोग ने पढ़ा था पाथ फंक्शन क्या होते हैं, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, और तीन होते हैं, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी चाहे कोई भी हो, टोटल हीट कैपेसिटी हो, चाहे मोलर हीट कैपेसिटी हो, चाहे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, तीनों ही क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। क्लियर है, बट याद करो एक बार और पढ़ लीजिए हम लोगों ने, किसी भी पाथ फंक्शन का अगर तुम पाथ फिक्स कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो स्टेट फंक्शन बन जाएगा। इसका मतलब देखो, अगर मैं बात करूं सीपी और सीवी, ये क्या होते हैं, ये स्टेट फंक्शन होते हैं। क्लियर है, तो यहां स्टेट फंक्शन पूरा लिख लेना आप लोग, क्योंकि यहां मैंने फिक्स कर दिया कि आपको एट कांस्टेंट प्रेशर ही लेना है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेना है। पाथ फिक्स कर दोगे तो वो स्टेट फंक्शन हो जाएगा। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को, चलो फिर ठीक है, तो मैं इसको भी रफ करता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। देखो नेक्स्ट बच्चों, यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी, या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जो मास पे डिपेंड करती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो सीटी क्या होती है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बट दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है। जैसे मैं बात करूं, ये क्या होगा, इससे डिवाइड करोगे तो सीटी भी एक्सटेंसिव है, एन भी एक्सटेंसिव है, तो ये सी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वैसे एस भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वैसे सीपी भी क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वैसे सीवी भी क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि F मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसकी वैल्यू मोनोटॉमिक गैस के लिए 3 होती है, डायटोमिक गैस के लिए 5 होती है, और ट्राइटोमिक गैस अगर लीनियर है तो 5 होती है। अगर नहीं कुछ दिया तो क्या मानोगे, नॉन लीनियर, तो उसके लिए वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। क्लियर है। अब देखो बच्चों, CV और CP की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर हम लोग। तो जैसा कि मुझे पता है, आपको भी पता है, CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है, R होता है। जबकि यहाँ पर CV की वैल्यू क्या होती है, वो होती है FR डिवाइड बाई 2। जबकि CP की वैल्यू कितनी होती है, F बाई 2 प्लस 1 इंटू R। क्या बात आ रही समझ में आप लोगों को। तो अगर आप क्या करोगे, यहाँ पर CV की वैल्यू रखोगे, यहाँ पर F की वैल्यू रखो, तो कितना आएगा, ये 3R डिवाइड बाई 2 आएगा, ये 5R डिवाइड बाई 2 आएगा, एंड ये 6R डिवाइड बाई 2, मतलब कितना आ गया, 3R आ गया। क्लियर है। CP की वैल्यू तो क्या होगी, यहां पर F की वैल्यू रखो तो आएगा यहाँ पर 5R डिवाइड बाई 2, यहां पर F की वैल्यू 5 रखोगे तो आएगा 7R डिवाइड बाई 2, और यहाँ कितना आएगा 4R। ये भी क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं गामा की बात करूं, गामा क्या होता है, ये CP बाई CV का रेशियो होता है। अब देखो गामा क्या होगा, CP बाई CV करोगे तो यहाँ वैल्यू आएगी, गामा की वैल्यू 5/3, यहाँ पर 7/5, और यहाँ पर 4/3। क्लियर है। तो आपको बच्चों देखो ये वाली वैल्यू याद रखनी है, गामा की वैल्यू फॉर मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस एंड ट्राइटोमिक गैस। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। और बच्चों ये भी आपको याद रखना है कि CV क्या होता है, FR/2 होता है, और ये गामा के टर्म में कितना होता है, R डिवाइड बाई गामा माइनस 1, और CP कितना होता है, गामा R डिवाइड बाई गामा माइनस 1। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को, चलो ठीक है।
अब बच्चों देखो यहाँ क्वेश्चन दिया 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस मिक्स विद 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस। तो गामा मिक्सचर का पूछ रहा है, तो गामा क्या होगा, ये Cp/Cv का रेशियो होता है, तो गामा मिक्सचर क्या होगा, Cp मिक्सचर डिवाइड बाई Cv मिक्सचर का रेशियो हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो मोनोटॉमिक गैस का Cp कितना होता है, ये होता है 5R डिवाइड बाई 2, और ये कितना होता है 7R डिवाइड बाई 2, और Cv कितना होता है मोनोटॉमिक गैस का और डायटोमिक गैस का, ये इतना होता है और ये इतना होता है। क्या आ रही बात समझ में? तो 2 क्या होगा, कैंसिल हो चुका है, तो इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 आ जाएगा। तो इसका आंसर गामा मिक्सचर कितना आएगा, 3/2 होगा। क्लियर है आप लोगों को? तो मैं इसको रफ करूं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेनली किसके बारे में डिस्कस किया गया है, एंट्रोपी के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, एंट्रोपी मींस क्या होता है, रैंडमनेस, कौन कितना ज्यादा रैंडम है। क्लियर है आप लोगों को? तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये बताया गया कि जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स होती है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है। अब एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स मतलब देखो यहां पे क्या होगा, इक्वल टू होता है एंट्रोपी ऑफ किसकी, सिस्टम, प्लस एंट्रोपी ऑफ क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। क्या आ रही बात समझ आप लोगों को? चलो ठीक है। अब बच्चों का मैं बात करूं एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, यहां पे क्या होता है देखो, तो ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है। किसका मैथमेटिकल फंक्शन है, dq/t का। क्लियर है। तो आपको ये फंक्शन याद रखना है, आपसे इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो बच्चों देखो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूं कि देखो एंट्रोपी देखो Q का फंक्शन है, इसका मतलब अगर आप हीट करोगे तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो आपसे पूछा जाएगा बताओ बच्चों कच्चा अंडा हो गया या फिर बॉयल एग हो गया, किसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है, या फिर सॉलिड लिक्विड गैस में किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी और किसकी एंट्रोपी कम होगी। आ रही बात समझ आप लोगों को? तो कभी भी सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करोगे वेपर बनेगी। यानी एंट्रोपी क्या होगी, सॉलिड से ज्यादा एंट्रोपी लिक्विड की होगी और लिक्विड से ज्यादा एंट्रोपी वेपर की होगी। क्लियर है? चलो ठीक है। अब अंडे वाले केस में आते हैं। तो अंडे वाले केस में क्या होता है, अगर आप कच्चा अंडा लोगे तो लिक्विड होता है, अगर इसको हीट करोगे तो वो बॉयल हो जाएगा, मतलब सॉलिड हो जाएगा। तो लिक्विड अंडे से सॉलिड अंडे की एंट्रोपी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है मैं बताता हूं। सॉलिड को हीट करोगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करोगे वेपर बनेगा। ये कब होता है, जब सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा हो। जबकि अंडे वाले केस में क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से वेपर बनेगा, ये तो फिजिकल चेंज में बनेगा। बट कभी कभी लिक्विड से सॉलिड बन जाता है जब केमिकल चेंज होता है। बट ये श्योर है कि एंट्रोपी हमेशा हीट करने पे क्या होती है, इंक्रीज करती है। यानी अगर कच्चे अंडे को हीट करोगे तो क्या होगा, हीट कर रहे हो ना, तो बॉयल एग बनेगा, तो बॉयल एग की एंट्रोपी कच्चे अंडे की एंट्रोपी से ज्यादा होगी। अब वो लिक्विड से सॉलिड क्यों बना, क्योंकि वहां पे फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो बॉयल एग की एंट्रोपी कच्चे अंडे से ज्यादा होती है और हीट करने पे हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज करती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो एंट्रोपी Q/T का फंक्शन है। अब क्या होगा देखो, इसको Q को की वैल्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकालो, du - dw, और इसको सॉल्व करोगे तो ये दो फॉर्मूले आएंगे जो कि आपको याद रखने हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा मैं वो बता देता हूं। तो आपसे बोलेगा कि कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी। तो आपको चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। ठीक है, कब कैलकुलेट करना है, पहला केस एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना है। सेकंड बोलेगा कि कैलकुलेट करो चेंज इन एंट्रोपी कब, एट कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट करो। थर्ड पूछेगा कि चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करो कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में कैलकुलेट करो। क्लियर है? तो बच्चों देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर जो है वही फाइनल टेम्परेचर है। यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू 1 आएगी। अब ln1 कितना होता है, 0 होता है, मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा। तो चेंज इन एंट्रोपी का देखो फॉर्मूला क्या आएगा, जो कि आपको याद रखना है। ये वैल्यू आ रही है nr ln V2/V1, मतलब V फाइनल बाई V इनिशियल। अगर बोलेगा एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा। तब देखो चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होगा, NCP ln V2/V1 होगा। क्लियर है आप लोगों को? अब बोलेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बताओ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये टर्म 0 होगा। तब देखो चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होगा,
NCV T2/T1 आएगा। क्लियर है? और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये टर्म भी जीरो हो जाएगा। तब देखो चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या आएगा, NCV P2/P1। क्लियर है? अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है तो आप यहां सॉल्व कर लोगे, अगर आपको प्रेशर दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो। तो चेंज इन एंट्रोपी आपसे पूछा जाएगा और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाला है इसके ऊपर। तो आप लोग क्या करो, जल्दी से नोट करो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है? तो बच्चों देखो, अभी तक हम लोगों ने एंट्रोपी के बारे में डिस्कस किया है। अब उसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि दिख रहा होगा, थर्ड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज एन आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है। वैसे आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस मतलब क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी जीरो होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है एंट्रोपी क्या होता है, Q/T का फंक्शन होता है। तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो कब होगी, जब Q जीरो होगा। मतलब Q जीरो होगा मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। यानी एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस बोल सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो आप लोग इसको नोट करिए जल्दी से, मैं रफ करता हूं। तो मैं मान के चल रहा हूं आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो जैसे बच्चों सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिटरमाइन द एंट्रोपी चेंज फॉर द गिवन रिएक्शन। इसका एंट्रोपी चेंज आपको निकालना है। तो चलो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एस रिएक्शन, क्योंकि एंट्रोपी को हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस रिएक्शन में देखो चेंज इन एंट्रोपी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एंट्रोपी क्या होती है, एक स्टेट फंक्शन है। क्लियर है? तो स्टेट फंक्शन है, कैसे निकालोगे, चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मतलब प्रोडक्ट और इनिशियल मतलब रिएक्टेंट। और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एंट्रोपी किसकी हो गई, प्रोडक्ट की हो गई, मतलब फाइनल हो गया। अब एंट्रोपी रिएक्टेंट की यानी इनिशियल, यानी क्या होगा 2 × डेल्टा एस, किसकी एंट्रोपी, H2 की, ठीक है। और एंट्रोपी किसकी, O2 की। आ रही बात समझ में आप लोगों को? यानी चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। देखो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, तो वाटर की गिवन है 68। तो 2 × क्या हो गया 68 हो जाएगा, माइनस ये 2 × हो जाएगा, ये वैल्यू है हाइड्रोजन गिवन है 126.2। क्लियर है? और ये वैल्यू गिवन है तो निगेटिव हो जाएगा 201.2। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो आप लोग उसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अगर वैल्यू निगेटिव आएगी मतलब एंट्रोपी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो मैं रफ करता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी साथ में आप लोग पढ़ लो। तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग कर सकते हो। तो बच्चों तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पर भी चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। यहाँ पर दिया हुआ है 2 मोल आइडियल गैस है और एक्सपेंड कर रहा है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर से 2 DM³ मतलब लीटर बोल सकते हो। तो 2 DM³ से 20 DM³ तक एक्सपेंड किया जा रहा है। तो बच्चों आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट में चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला याद होगा, हम लोगों ने ये लिखा हुआ था। क्लियर है? तो ये हो गया। तो चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट कर लो। n कितना दिया है, 2 मोल है, ये r हो गया। इसको तुम लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग v फाइनल मतलब कितना है 20, इनिशियल कितना है 2। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ गया सीधे। क्लियर है? अभी भी कोई डाउट पूछना है तो आप प्लीज कमेंट करके डाउट पूछ लेना। तो बच्चों देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स का लास्ट पार्ट, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। इसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? गिब्स फ्री एनर्जी एक मैथमेटिकल फंक्शन है किसका, H - TS का। H मींस एंथैल्पी हो गया, T मींस टेम्परेचर, S मींस एंट्रोपी। क्लियर है? इसको देखो डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, dg इक्वल टू क्या होगा, dH माइनस d इंटू TS। क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो dg इक्वल टू ये भी लिख सकते हो, dH माइनस TdS। ये कब होगा, ये होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। आ रही बात समझ में आप लोगों को? या फिर इसको देखो गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है उसको आप लिख सकते हो, इसी को सॉल्व करोगे तो आएगा VdP माइनस SdT आएगा। यानी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन होता है। और कहीं भी अगर मैंने बोल दिया कि बच्चों बताओ अगर इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम जैसे मान लो लिखा हुआ H2O लिक्विड से
बन रहा है H2O, वेपर बन रहा है। इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम का साइन है। तो जहां पर भी इक्विलिब्रियम होता है वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है। और गिब्स फ्री एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ये टर्म जीरो, और प्रेशर कांस्टेंट मतलब ये टर्म जीरो, यानी यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो मैं इस वाले पार्ट को रफ करता हूं। इक्विलिब्रियम पे हमेशा डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, वो जीरो होती है। यानी डेल्टा जी अगर जीरो है इसका मतलब होगा कि वो सिस्टम कहां पर है तुम्हारा, इक्विलिब्रियम पर है। क्लियर है। इफ डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब क्या होता है, ये होता है नेचुरल प्रोसेस, या इसको बोल सकते हो आप इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? स्पॉन्टेनियस मतलब होता है कि रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो भी अपने आप बनेगा। इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा और सेम कंडीशन पे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी फॉर्म होगा। क्लियर है आप लोगों को? और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर है? चलो फिर ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं इतने पार्ट को। तो आपने नोट कर ही लिया होगा। तो बच्चों देखो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसी को। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, H माइनस TS होगा। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, जैसा कि भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को। तो यहां लिखोगे डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होगा। क्लियर है? ये कब होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। अब बच्चों देखो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे डेल्टा एच के बारे में ये लिखा है डेल्टा एस। देखो मैं कई सारे कॉलम बना रहा हूँ। ये कॉलम टेम्परेचर का है और ये कॉलम किसका है, डेल्टा जी का है। ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है। तो यानी देखो डेल्टा जी इक्वल टू होता क्या है, ये होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और ये डेल्टा एस भी क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर आप यहाँ पर देखो दो केस बनेगा। अगर आप यहाँ पर लो टेम्परेचर लोगे तो ये वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, मतलब ये वाली वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव आएगी। क्लियर है आप लोगों को? कब, जब यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा। क्लियर है? अगर तुमने हाई टेम्परेचर लिया तो ये वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा, मतलब वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। कब आएगी, एट हाई टेम्परेचर। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, चलो फिर रफ करते हैं। अब देखो नेक्स्ट बच्चों, सेकंड आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों बताओ ये वाली वैल्यू निगेटिव है और ये वाली वैल्यू निगेटिव है। अब बताओ, तो यहां पर देखो जैसा कि पता ये वाली वैल्यू निगेटिव है, मतलब ये निगेटिव हो गया, और ये निगेटिव है और ये निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो बचाओ बच्चों, अगर आपने यहां पर हाई टेम्परेचर लिया तो क्या होगा, ये वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, मतलब वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। बट अगर आप लो टेम्परेचर लोगे तो ये फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा, मतलब वैल्यू निगेटिव आएगी। मतलब क्या होगा, लो टेम्परेचर पर ये वैल्यू निगेटिव आएगी और हाई टेम्परेचर पर वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अब देखो अच्छे से मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूं। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव ले ली और ये वैल्यू निगेटिव ले ली, देन क्या होगा। तो बच्चों देखो मैंने ये वाली वैल्यू क्या ली, पॉजिटिव ली है। ठीक है। अब ये वाली वैल्यू निगेटिव ली है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहां पर ये ओवरऑल क्या होगा, तुम कोई भी टेम्परेचर ले लो, ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। यानी ऑल टेम्परेचर पर वैल्यू क्या होने वाली है, डेल्टा जी की पॉजिटिव ही रहने वाली है। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट मैंने क्या किया, ये वाली वैल्यू को निगेटिव ले लिया एंड ये वाली वैल्यू को पॉजिटिव ले लिया। ठीक है। तो देखो मैं इसको रफ करता हूँ साइड वाले को। तो मैंने क्या किया, इसको निगेटिव ले लिया, मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, निगेटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई माइनस तो निगेटिव आएगा। यानी यहां पर तुम कोई भी टेम्परेचर ले लो, ये वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, निगेटिव रहने वाली है। क्लियर है? चलो फिर ठीक है। अब निगेटिव मतलब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो लो टेम्परेचर लोगे तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब अपने आप नहीं होगी।
यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। यहां पे देखो क्या होगा, अगर हाई टेम्परेचर लोगे दोनों वैल्यू पॉजिटिव पर तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। क्या बात समझे आप लोगों को? तो निगेटिव मतलब डेल्टा जी निगेटिव मतलब रिएक्शन अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस है, और पॉजिटिव मतलब रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, मतलब रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो बच्चों देखो हम लोग रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। जैसे मान लो रिएक्शन ये दी है, स्मॉल ए कोफिशिएंट है, ठीक है, और बी क्या है, प्रोडक्ट है, स्मॉल सी कोफिशिएंट है और कैपिटल सी क्या है, उसका प्रोडक्ट है, ये हो गया। तो बच्चों देखो रिएक्शन के टर्म में मान लो अगर ऐसा कुछ दिया हो, मान लो एक ये रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा क्या जाएगा, देखो मैं बताता हूं आपसे। जैसे मैंने रिएक्शन लिख ली, स्मॉल ABCD क्या है तुम्हारे, ये कोफिशिएंट दिए हुए हैं, और ये दो रिएक्टेंट हो गए और ये दो क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। तो आपसे बोला जाएगा कि बच्चों बताओ रिएक्शन का डेल्टा जी रिएक्शन बताओ कितना होगा। तो देखो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि मुझे पता है ये क्या होता है, ये एक स्टेट फंक्शन है, कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से, यानी फाइनल माइनस इनिशियल से। और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है, यानी मास पे भी डिपेंड करेगी, यानी C इंटू क्या हो गया, GC हो जाएगा, D इंटू क्या होगा, GD हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट कितना है, A इंटू GA हो गया और B इंटू GB हो गया। क्लियर है, चलो फिर ठीक है। अब देखो बच्चों इसी का अगर मुझे डेल्टा G नॉट रिएक्शन निकालना तो क्या करेंगे, बस यहाँ पे नॉट लगा दो, ये हो गया, यहाँ पर ये नॉट हो गया, माइनस ये क्या हो गया, ये नॉट हो गया, और यहाँ पर ये भी नॉट हो गया, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। क्लियर है, चलो ठीक है। यानी अभी देखो इसी को इन दोनों में रिलेशन में बताऊं तो क्या होता है, डेल्टा जी रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन होता है प्लस RT log Q होता है। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है ना, चलो फिर ठीक है। तो देखो बच्चों इसी को हम लोग देखो सॉल्व करते हैं। तो यहां देखो बच्चों मैंने क्या लिखा, यहां पर मैंने इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम। तो बच्चों देखो ये फॉर्मूला याद रखना, आपको बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर देखो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी रिएक्शन का क्या होता है, ये 0 होता है, और Q मतलब रिएक्शन क्वेश्चन को क्या बोलते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हो। यानी यहां पर अगर वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहां देखो क्या आएगा, 0 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का प्लस RT, यहां पर क्या होगा, यहां पर ln होता है, ठीक है। अब ln को log में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 2.303 log क्या हो जाएगा, यहां पर K इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां पर देखो वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इक्वल टू आएगा माइनस 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। और बच्चों ये वाली बात भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। क्लियर है, तो आप जल्दी से नोट करिए, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एंट्रोपी चेंज के बारे में। आपको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, कब, जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान से देखना आप लोग। जैसे H2O सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड में, बोलेगा बताओ इस रिएक्शन की चेंज इन एंट्रोपी कितनी होगी। तो जैसा कि बच्चों मुझे पता है कि चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, ये इंटीग्रेशन dQ/T होता है, और मुझे पता है कि dQ जो एट कांस्टेंट प्रेशर पे होता है उसको क्या लिख सकते हो आप, dH लिख सकते हो। तो यहां बच्चों देखो जहां पर इक्विलिब्रियम का साइन होता है वहां पे प्रेशर और टेम्परेचर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यहां पर भी प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या आ रही बात समझे आप लोगों को? अब बच्चों देखो जब भी यहां पर, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, चेंज इन एंट्रोपी को यहां लिख सकते हो, प्रेशर रखोगे तो क्या होगा, डेल्टा H/T आ जाएगा। क्लियर है, जैसे यहां पर चेंज इन एंट्रोपी की मैं बात करूं तो क्या होगा, तो मैं देखो लिख देता हूं, यहां पर जो चेंज इन एंट्रोपी आएगी वो क्या होगी, एंट्रोपी क्या होगी, चेंज इन एंट्रोपी फ्यूजन होगी, और ये वैल्यू क्या होगी, डेल्टा H फ्यूजन डिवाइड बाई क्या होगा, T मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है आप लोगों को? जैसे यहां पर H2O लिक्विड से वेपर का बनता है, बॉइलिंग पॉइंट से बनता है, यानी चेंज इन एंट्रोपी जो होगी वेपोराइजेशन इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा H वेपोराइजेशन डिवाइड बाई T बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है आप लोगों को? अब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब यहाँ इसकी वैल्यू भी रख सकते हो, तो डेल्टा H वेपोराइजेशन इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा H वेपोराइजेशन, ये आपसे पूछा जाएगा, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो कैल्विन में करोगे तो कितना आएगा, 373 कैल्विन। यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी फ्यूजन का पूछा जाएगा,
डेल्टा एच फ्यूजन का गिवन होगा, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या हो गया 273 केल्विन। क्लियर है? तो प्लीज़ आप जल्दी से इसको नोट करिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ये भी बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो आप नोट करिए।